हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th, चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने आपको इससे पहले वाले पार्ट में 1780 से लेकर 1850 तक के बीच के समय के बारे में आपको बताया था। फिर उसके बाद हमने ये भी बताया कि औद्योगिकरण शुरू हुआ, और ये औद्योगिकरण कहाँ शुरू हुआ? ब्रिटेन में शुरू हुआ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो था ब्रिटेन में ही क्यों शुरू हुआ, उसके बारे में भी हमने आपको क्लियर कर दिया था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शहर, व्यापार और वित्त के बारे में, सिटी के बारे में, इसके अलावा व्यापार के बारे में और इकोनॉमी के बारे में भी है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके इनके सारे पॉइंट्स के बारे में बता देते हैं, शहर, व्यापार और वित्त। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं शहर, व्यापार और वित्त के बारे में। 18वीं जो शताब्दी थी, अगर उस शताब्दी में देखा जाए तो यूरोप के बहुत सारे शहर जो थे वो क्षेत्रफल के हिसाब से और किसके हिसाब से? आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल और आबादी, तो दोनों ही दृष्टियों से वो क्या होने लगे थे? वो बढ़ने लगे थे। ठीक है ना? तो स्टूडेंट ये चीज़ थी। तो वो शहर के जो जितने भी शहर थे वो दो चीज़ों के हिसाब से, क्षेत्रफल, उनकी पॉपुलेशन, इस चीज़ के हिसाब से, और किसके हिसाब से? आबादी के हिसाब से, इन दो चीज़ों के हिसाब से बढ़ने लगे थे। दूसरा पॉइंट वो बताता है कि यूरोप के जिन 19 शहरों की आबादी, 19 शहरों की आबादी जो है बढ़ रही थी, तो वो आबादी सन कब से? 1750 से लेकर और कब से कब तक के बीच में? 1800 के बीच की कितनी हो गई थी? लगभग 2 गुनी हो चुकी थी, यानी डबल हो गई थी। 19 शहरों की आबादी यूरोप के, पूरे यूरोप के अंदर, तो उनकी आबादी बिल्कुल क्या हो गई थी? डबल हो गई थी। अच्छा, उनमें से 11 शहर कहाँ थे? ब्रिटेन के अंदर ही थे। तो यानी ये चीज़ थी। तो यानी 11 शहर तो ऐसे थे जो ब्रिटेन के अंदर ही थे, मात्र 8 शहर ऐसे थे जो फिर यूरोप में बचते थे। ठीक है? अब इनमें से वो कहता है कि सबसे बड़ा जो शहर, इनमें 11 जो थे, इन 11 में से लंदन जो था ना, वो लंदन सबसे बड़ा था, जो देश के बाज़ारों का क्या था? केंद्र था। ये दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है? देश के बाज़ारों का केंद्र था। ये है ना, आपके सामने दिया हुआ है। तो ये था, तो लंदन सबसे बड़ा क्षेत्र था। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन आगे। अब वो ये कहता है कि हॉलैंड और ब्रिटेन दो ऐसी जगह थी, हॉलैंड और ब्रिटेन दो ऐसी जगह थी जो 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में भूमंडलीय व्यापार का केंद्र बनते चले गए थे, हॉलैंड और ब्रिटेन 18वीं शताब्दी में। ठीक है ना? तो ये 18वीं शताब्दी से पहले भूमंडलीय व्यापार के जो केंद्र थे वो कौन कौन से देश थे? वो थे इटली, और दूसरा कौन सा था? फ्रांस। तो दो ऐसे देश थे जो इन नगरों के अंतर्गत आते थे। ये दो ही शहर ऐसे थे, इटली और फ्रांस। ठीक है ना? दो शहर, और ये पहले थे, और अब हॉलैंड और ब्रिटेन हो चुके थे। तो ये थी चीज़ थी। फिर ये भूमध्य सागरीय जो भी पत्तन थे ना, वो बंदरगाह थे, ये उनमें से थे ये दोनों शहर। ठीक है ना? फिर बाद में ये दोनों देश, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो है लंदन के बारे में, क्योंकि लंदन में ही, ब्रिटेन के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो है ना औद्योगिक क्रांति फली और फूली। तो जब ब्रिटेन के अंदर फली फूली तो वहीं एक शहर था, बहुत बड़ा शहर, जिसे हम लंदन के नाम से जानते हैं। तो लंदन की आबादी के बारे में, उसकी जगह के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि जो लंदन था वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जो है ना ऋण प्राप्ति के प्रधान स्रोत के रूप में एम्स्टर्डम का स्थान ले लिया था। इससे पहले जो है ना एम्स्टर्डम नामक जो जगह थी, वहाँ पर जो है ना क्या होता था? वहाँ पर वो जो है ना ऋण दिया जाता था लोगों को, है ना? लेकिन अब जो है ऋण देने के लिए, ऋण प्राप्ति के जो प्रधान स्रोत थे उसके रूप में कौन सा शहर ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया? अब एम्स्टर्डम की जगह पर एक नया शहर आ गया जिसका नाम था लंदन। तो ये चीज़ होती चली गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो हमें बताता है कि साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो लंदन है ना, वो इंग्लैंड, अफ्रीका
और वेस्ट इंडीज़ के बीच स्थापित त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र भी बन गया था। किसका केंद्र बन गया था? त्रिकोणीय व्यापार का। दे रखा है ना, आप ये देखेंगे, ये त्रिकोणीय व्यापार, त्रिकोण का व्यापार, इट मीन्स इंग्लैंड ऊपर है, ठीक है ना, अफ्रीका नीचे आकर यहाँ है, ठीक है, और क्या है? वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ कहाँ पे? अमेरिका जो है, उस अमेरिका के इस किनारे पर इसके द्वीप हैं। तो इस तरीके से क्या बन गया? ये एक टाइप का क्या बन गया? ट्रायंगल बन गया भाई, त्रिकोणीय व्यापार का केंद्र बनता चला गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत होने के बाद क्या होता है, अमेरिका और जो एशिया थे उसमें ये क्या करने लगे? व्यापार करने लगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो व्यापार करने वाली जो कंपनी थी, उनके जो कार्यालय थे वो भी कहाँ खुल गए थे? अब धीरे धीरे लंदन में खुल गए थे। और क्या हुआ? विभिन्न जितने भी बाजार हैं, उन बाजारों के बीच माल की जो आवाजाही थी ना, ये आवाजाही कहाँ से हुआ करती थी? नदी मार्ग से हुआ करती थी। और किससे हुआ करती थी? समुद्र तट की खाड़ियों में पानी के जहाज़ों से होती थी। दो जगहों से होती थी, नदी मार्ग से और समुद्र तट की खाड़ियों में पानी के जहाज़ों से। क्यों? क्योंकि समुद्र तट की जो खाड़ियाँ थी वो थोड़ी सुरक्षित थीं, ठीक है ना भैया, ये याद रखें आप सब लोग। क्या थी वो? बिल्कुल सुरक्षित थी, ठीक है ना, सुरक्षित। तो इस तरीके से ये चीज़ सुरक्षित थी वो सब, इसलिए यहाँ से व्यापार हुआ करता था। और क्या होता था? जितने भी जल मार्ग थे, उन जल मार्गों के द्वारा परिवहन जो है ना, वो क्या पड़ता था? बहुत सस्ता पड़ता था। ये खास चीज़ थी। जल जो मार्ग हैं उन पे इतना ज़्यादा जो है ना खर्च नहीं आता था। और क्या हुआ? और ये हुआ सन 1724 में। कब? सन 1724 के अंदर, ये सन 1724 में। उस समय से इंग्लैंड के पास नदियों के जरिए लगभग 1160 मील लंबा जलमार्ग था अपना खुद का उनका। कितना लंबा जलमार्ग? 1160 मील लंबा जलमार्ग था, जिसमें वो क्या करते थे वो बताते हैं। वहाँ पे क्या होता था? नौकाएं चल सकती थी वहाँ पर। तो नौकाएं वहाँ क्या हो सकती थी? चल सकती थी, ठीक है ना। तो जब नौकाएं चल सकती थी तो इसमें समय भी कैसा लगता था? बहुत कम लगता था, क्योंकि छोटे क्षेत्रों से होकर जाती थी और ये समय कम लगता था। और क्या होता था? पहाड़ी जो इलाके थे, उन पहाड़ी इलाकों को अगर छोड़ दें तो देश के अधिकांश जो स्थान हुआ करते थे वो नदी से ज़्यादा कुछ दूरी पर होते थे। और वो दूरी सिर्फ कितनी होती थी? 15 मील की दूरी होती थी। इतनी दूरी पर हुआ करते थे, ये माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वित्तीय प्रणाली के विषय में। वित्तीय प्रणाली, इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। वित्तीय प्रणाली क्या थी? देश की जो वित्तीय प्रणाली है उसका सारा का सारा जो केंद्र था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में स्थापित हुआ था। 1694 में ये हुआ था स्थापित। तो ये जो बैंक था जिसका नाम बैंक ऑफ इंग्लैंड था, ये देश की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बन चुका था। इंग्लैंड में जो बैंक थे उनमें धीरे धीरे से तेजी से एकदम वृद्धि होना शुरू हुई, तीव्र वृद्धि हुई। 10 साल के अंदर अंदर, कितने साल के अंदर अंदर? 10 साल के अंदर अंदर, 10 वर्षों में इसकी जो संख्या थी वो बढ़कर कितनी हो गई? 3 गुना हो गई, 3 गुना बढ़ गई थी। यानी अगर 100 बैंक हैं तो 3 गुना का मतलब हो गया 300 बैंक हो गए। 1820 तक प्रांतों में 600 से अधिक बैंक थे। कितने बैंक? 600 से अधिक बैंक। प्रांत मानते हैं, समझते हैं ना, राज्य जिनको हम कहते हैं, वो थे। और अकेले लंदन में ही 100 से अधिक बैंक थे। 100 से अधिक बैंक, ये बहुत एक लंबी संख्या है जिसे आप समझ सकते हैं। तो ये संख्या जो है ना, 100 बैंकों की संख्या अकेले लंदन के अंदर होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताती है इन सब चीज़ों के बारे में कि किस तरीके से लंदन जो है तरक्की की
होड़ में आगे बढ़ रहा था। और क्या था, बड़े बड़े जितने भी औद्योगिक उद्यम स्थापित हो रहे थे उन्हें स्थापित करने के लिए और उन्हें चलाने के लिए आवश्यक जो वित्तीय साधन है ना, वो इन्हीं बैंकों के द्वारा क्या किया जाता था, उपलब्ध कराए जाते थे। ये बैंक उन्हें पैसा देता था। परिवहन का साधन जो था ना, वो भी अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, अच्छा होता चला जा रहा था। परिवहन के साधन सही हो रहे थे, रोड बन रही थी, रेलवे लाइन का विस्तार होने लगा। तो धीरे धीरे इनके विस्तार होने से क्या हुआ, इनके विस्तार होने से लंदन और ज़्यादा जो है प्रभावशाली दिखाई देने लगा। 18वीं शताब्दी के अंदर आते आते कुल 26,000 आविष्कार हुए। कितने आविष्कार? 26,000। समझते हैं ना, 26,000 मतलब बहुत ज़्यादा आविष्कार हैं ये। और इतने ज़्यादा आविष्कारों के कारण ही परिवर्तन होता चला गया। ये परिवर्तन का कारण बनते चले गए ये आविष्कार। 26,000 आविष्कार, अरे 26,000 आविष्कार में कुछ तो बिल्कुल सही होंगे ना। तो इन आविष्कारों की वजह से तरक्की होने लगी। यहाँ 50% से अधिक, कितने, लगभग 50% से अधिक आविष्कार जो थे ना, वो कब से कब तक के बीच हुए, 1782 से लेकर 1800 की अवधि के अंदर हो गए थे। 1782 से लेकर 1800 की जो अवधि है वो मात्र कितने साल की है मालूम है आपको? 18 वर्ष की है। 18 वर्ष के भीतर भीतर ये हो चुके थे। इनके कारण 4 बड़े बड़े परिवर्तन हुए। और वो जो 4 परिवर्तन हुए उनमें सबसे पहले परिवर्तन के बारे में हम नीचे बात करने जा रहे हैं आपसे, कोयले के बारे में और लोहे के बारे में। यानी कि कोयला यानी कि कोल, लोहा यानी कि आयरन, इसके बारे में। तो 2 चीज़ों के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी पर है, कोयला और लोहा। इंग्लैंड में मशीनीकरण में काम आने वाली जो मुख्य सामग्रियां थीं, उन सामग्रियों में कौन कौन सी सामग्रियां थीं? पहला कोयला और लौह अयस्क, बहुत से खनिज। कौन कौन से खनिज? शीशा, तांबा, रांगा जिसे टिन भी कहते हैं, ये सभी उस समय उपलब्ध थे। मशीनीकरण में काम आने वाली ये मुख्य सामग्रियां थीं, कोयला और लौह अयस्क और बहुत सारे खनिज, शीशा, तांबा और रांगा, ये उस समय उपलब्ध थे मशीनीकरण में काम आने वाली। 18वीं शताब्दी तक वहाँ इस्तेमाल योग्य जो लोहा था उसकी क्या थी? कमी थी, क्योंकि वहाँ लोहा नहीं होता था, मिलता नहीं था, और मिलता भी था तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। तो लोहा जो प्रगलन है, यानी उसे जो पिघलाने की विधि है, उसकी प्रक्रिया के द्वारा लौह खनिज में से, किसमें से? लौह खनिज में से जो शुद्ध तरल धातु है ना, लौह खनिज में से शुद्ध तरल धातु के रूप में उसे निकाला जाता है। और क्या जरूरत पड़ती है? प्रगलन के लिए काठ कोयले का प्रयोग। काठ कोयला समझते हैं आप लोग? नहीं समझते? प्रगलन के लिए काठ कोयला, काठ कोयला मतलब लकड़ी का कोयला। लकड़ी को अध जला दिया जाता है, आधा जलाया जाता है, जलाया गया और जलाकर उसे बाद में क्या कर दिया गया? बुझा दिया गया। बुझाने के बाद जो अधजला कोयला होता है उसी से काठ कोयला बनकर तैयार होता है। तो जो काठ कोयला है ना, उसका प्रयोग प्रगलन के लिए होता था। इसकी अशुद्धता का जो कारण था, जो घटिया किस्म के लोहा जो था ना, उसका उत्पादन होता था। घटिया किस्म का लोहा, इतना अच्छा लोहे का उत्पादन नहीं हो पाता था काठ कोयले के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो काठ कोयला था, वो काठ कोयला जो है ना, किसी भी कीमत पर क्या नहीं कर सकता था? उच्च तापमान पैदा नहीं कर सकता था।
कठोर कोयले को आप जलाइए, उसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, जबकि अगर आप काठ कोयले को जलाते हैं तो उसका तापमान बहुत कम होता है कोयले की तुलना में। तो इन चीज़ों के कारण कोयले का उत्पादन और लोहे का उत्पादन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा धातु कर्म उद्योग में क्रांति। इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप इसे वॉच करते रहिए, लगातार वॉच कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जिससे आपकी छोटी छोटी चीज़ों की क्वेरीज कंप्लीट होंगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन।